ठीक है जनाब, तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया कि अपने स्ट्रिंग के साथ अपने इस वेरिएबल को जोड़ा। हालांकि हमारे पास ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप था तो हमें कंकैटिनेट करने की क्या ज़रूरत, लेकिन क्लास याद रखना ये हमारा स्टैटिक स्ट्रिंग है, सही है, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है। इसके साथ किसी भी डायनामिक स्ट्रिंग को यानी वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को मैं डायनामिक स्ट्रिंग कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भी स्ट्रिंग वैल्यू है ना, तो उसको जोड़ने के लिए हमें कॉन्कैटिनेशन करनी पड़ती है। तो ये प्लस का ऑपरेटर क्या काम करता है कि भाई दो अलग अलग टाइप को एक साथ ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए कॉन्कैटिनेट कहते हैं। फिर जब ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, फिर इसके साथ इसको ज्वाइन करना था तो हमने यहाँ पर भी कॉन्कैटिनेट किया। फिर जब ये आया योर लास्ट नेम इज, तो फिर इसके साथ हमें जब लास्ट नेम को ज्वाइन करना था तो हमने कॉन्कैटिनेट किया, लास्ट नेम लिखा और लास्ट नेम के साथ हमें ये ज्वाइन करना था तो हमें ये ज्वाइन किया अपने स्ट्रिंग को, और एज के बाद एज डिफाइन करनी थी तो कॉन्कैटिनेट करने के बाद। तो अब आप यहाँ पर देखो कि कितने ऑपरेटर लग गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने डायनामिक स्ट्रिंग को जोड़ के लिखा, और तीसरी टाइप तो थी इंटीजर, तो हमने उसको तो लाजमी करना था कॉन्कैटिनेट। लेकिन क्लास अब यहाँ पर हमारे पास एक और तरीका होता है कॉन्कैटिनेशन करने का, सही है, अपने वेरिएबल्स को लिखने का। वो क्या तरीकेकार होता है कि हम बजाय अपने स्ट्रिंग को अलग अलग करने के हम एक ही स्ट्रिंग बना दें इस तरीके से। मैं यहाँ से ये सिंगल कोटेशन हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पर नोटिस करो कि योर फर्स्ट नेम इज के बाद मुझे कोई काम नहीं करना पड़े, ठीक है, और मेरे पास जो है वो मेरा जो यूजर इनपुट है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसके बाद तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैं एक कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। इसको समझना, योर फर्स्ट नेम इज पहला कर्ली ब्रैकेट, योर लास्ट नेम इज दूसरा कर्ली ब्रैकेट, ये प्लेस होल्डर ठीक होता है। है। और इसी तरीके से योर एज इज तीसरा कर्ली ब्रैकेट। क्लास इस पैटर्न को कहते हैं फॉर्मेट आउटपुट, ठीक है। प्लेस होल्डर जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, फॉर्मेट आउटपुट कहते हैं इस पैटर्न को। उसको कहते हैं सिंपल कॉन्कैटिनेशन। क्या प्लस का ऑपरेटर का नाम ही कॉन्कैटिनेट होता है, अगर हम प्लस के अलावा उसकी बात करें तो उसका फीचर कॉन्कैटिनेशन करना होता है, ठीक है जनाब। तो ये मेरे पास ये आ गया। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूं, यहाँ पे लिखता हूं एफ नेम, फिर कॉमा लगाता हूं, यहाँ पे लिखता हूं एल नेम, और फिर कॉमा लगाता हूं, यहाँ पे लिखता हूं एज। कौन सा पैटर्न आपको ज्यादा अच्छा लगता है, पहला वाला ये वाला? सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, ठीक है। मुझे ये वाला अच्छा लगता है, अपनी अपनी पसंद की बात है ठीक है भाई। देखो अब हमने क्या करना है, सर अब मैं अगर दोनों अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो शौक क्या शौक चल की जाएगा? बात है। जी जी बिल्कुल। अगर मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो आप लोग इससे? मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपने प्रोग्राम को, और मैं यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट नेम, तो मैंने ABC दे दिया, यहाँ पर लास्ट नेम XYZ दे दिया, यहाँ पे एज 10 दे दी। अब जब मैं इंटर करता हूँ ये तो कोई डिटेल ही नहीं आ रही, सही है, कोई डिटेल नहीं आ रही, और एक्सेप्शन इसने दे दी। अब इस एक्सेप्शन का मतलब समझना, सर शायद देयर आर टू टाइप ऑफ एरर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ एरर, एक रन टाइम एरर, एक कंपाइल टाइम एरर। कोई डिफरेंस बता सकते हैं इन दोनों में? जी जनाब। सर एक तो वो होता है ना जो साथ साथ बता देता है।
जी साथ साथ बता देगा। हमने एक लाइन पे सारे लिखा, फर्ज करे कि हमने कंसोल राइट लाइन अंदर फलां फलां कुछ लिख दिया और आगे वेरिएबल नेम डाल दिया। वेरिएबल नेम में अगर हमने कुछ चेंज कर दिया तो वो हमें उधर ही बता देगा कि आपने ये वेरिएबल जो लिया ना, इसका जो नेम डाला, ये आपके पहले आपने डिक्लेयर नहीं करवाया। और दूसरा एरर रन होने के बाद पता चलेगा कि इधर तो गलती हुई थी। आई थिंक आई एम राइट। अच्छा, देखो होगा क्या, इसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं। अभी यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आई थी, जो भी आई थी हमने पढ़ी नहीं, लेकिन उसका मतलब था रन टाइम एरर। इस टाइम आपके कोड में कोई एरर नहीं है, कोड में कोई एरर नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक सेमी कॉलन हटा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे छोटा सा एरर आ गया, ठीक है। और जब मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा तो दिस इज कॉल्ड द कंपाइल टाइम एरर। इसका मतलब ये है कि आपको कंपाइल टाइम पर इसने एरर दे दिया, आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो ही नहीं सकता जब तक कि आप इस एरर को फिक्स नहीं करोगे। ये कंपाइलर की नेचर है कि उसको पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो पहले सही चाहिए, प्रॉपर चाहिए, विदाउट एनी सिंटैक्स एरर चाहिए। तो अगर सिंटैक्स में कोई एरर आता है तो यूं समझ लो कि वो कंपाइल टाइम एरर है, वो कंपाइल होने ही नहीं देगा, आपको रोक देगा। दिस इज कॉल्ड द कंपाइल टाइम एरर। लेकिन वंस जब अब इस टाइम कंपाइलर इसको सक्सेसफुली रीड कर लेगा, कोई एरर नहीं है, वरना बता देता कोई एरर नहीं है, तो ये कंपाइल तो होगा, ठीक है। और यहां ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, एक्स वाई जेड, और 1 2 3 ये भी चलेगा। लेकिन जैसे ही मैं इंटर करूंगा यहां पर इस पॉइंट पे आके मुझे रन टाइम एरर दे देगा। और रन टाइम एरर क्या होती है, एक्सेप्शन होती है जो अभी आएगी। ये पहले स्क्रीन यहां से चले जाएगी, देन उसके बाद फिर एक्सेप्शन मुझे जनरेट हो जाएगी। लेकिन मेरा डिजायर आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा मादर के साथ। दिस इज कॉल्ड दी रन टाइम एरर, कि आप रन टाइम पे कोई ना कोई ब्लेंडर कर देते हो। अब इस टाइम ब्लेंडर क्या हुआ, ब्लेंडर ये हुआ कि भाई हमारा कोड में सिंटैक्स एरर तो नहीं था, लेकिन कोड की लॉजिक खराब हो रही थी। हमने फॉर्मेट आउटपुट तो बनाया, बट फॉर्मेट आउटपुट में प्लेस होल्डर नहीं लगाए। अब इसको क्या पता कि भाई इन तीनों में से इस कंपाइलर को नहीं पता कि एफ नेम इधर आए या एल नेम इधर आए या एज इधर आए, इसको नहीं पता। लेकिन कंपाइलर को कब पता चलेगा, जब मैं इसमें प्लेस होल्डर दूंगा, लाइक 0 1 और यहां पे दे देता हूं 2। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि भाई एफ नेम कहाँ आना चाहिए, एल नेम कहाँ आना चाहिए और एज कहाँ पे आना चाहिए। तो जहन में रखिएगा, जो पहला आर्गुमेंट होता है ना, वो हमेशा 0 प्लेस होल्डर पे जाता है। अब आप 0 कहीं भी लिखो, चाहे आप 2 इधर लिखो या आप 1 इधर लिखो, आप 0 इधर लिखोगे तो इसका मतलब होगा कि एफ नेम जो पहला आर्गुमेंट है वो हमेशा 0 पे जाएगा, तो वो एज की जगह पे एफ नेम आ जाएगा। और एल नेम दूसरा जो आर्गुमेंट है वो हमेशा 1 प्लेस होल्डर पे जाएगा। इसकी सीक्वेंस हमेशा 0 से चलती है क्लास, ध्यान में रखिएगा। फॉर्मेट आउटपुट यानी प्लेस होल्डर की सीक्वेंस हमेशा 0 से चलती है। मैं ये नहीं कर सकता कि अगर मैं इसको 3 कर दूं, तो ये पता है क्या है, इस टाइम कंपाइलर क्या समझेगा कि भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 कहां से आ गया। ये भी मुझे एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। पहले सही फ्लो में हम लोग वर्क करते हैं कि अगर मैं यहां पर इसको रखता हूं 0 और इसको रखता हूं 1, ठीक है, और इसको रखता हूं 2, तो अब आप नोटिस करना कि यहां पर रिजल्ट क्या आएगा। मैंने वैल्यू बिल्कुल सही दे दूंगा भाई, फर्स्ट नेम की जगह मैंने फर्स्ट नेम दे दिया ABC, लास्ट नेम की जगह मैंने XYZ दिया, ठीक दिया बिल्कुल। एज में मैंने 1 2 3 दिया, ये एज आ गई, बट मेरा आउटपुट जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। योर फर्स्ट नेम इज, फर्स्ट नेम में ABC मैंने दिया था, लेकिन यहाँ पे XYZ आ रहा है, क्यों। अब नोटिस करो, पहला आर्गुमेंट हमेशा 0 में जाना चाहिए, तो 0 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, जबकि किसकी जगह, दूसरे आर्गुमेंट की जगह लिखा हुआ है, लास्ट नेम की जगह 0 लिखा हुआ। तो ये अपने हिसाब से तो सही वर्क कर रहा है, लेकिन हमारा प्रोग्राम खराब हो गया, हमारे प्रोग्राम की सीक्वेंस को बिगाड़ रहा है। तो ये फॉर्मेट आउटपुट यानी प्लेस होल्डर हमेशा 0 की सीक्वेंस से चलता है, 0 से स्टार्ट होता है। पहला आर्गुमेंट कहीं भी हो, आगे हो, पीछे हो, दाएं बाएं कहीं भी हो, लेकिन ये हमेशा पहला आर्गुमेंट 0 पे जाएगा।
ये चीज किसको समझ में नहीं आई? ठीक है, अब इसी तरीके से मैं 0 की जगह यहाँ पे 1 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ, इसको 2 कर देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे नोटिस करना कि पहला आर्गुमेंट हमेशा 0 पे जाएगा, दूसरा 1 पे जाएगा, तीसरा, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह एफ नेम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एल नेम की जगह एल नेम दे देता हूँ। इसी तरीके से 1 2 3 मैंने एज दे दिया। तो अब यहाँ पे नोटिस करो कि योर फर्स्ट नेम इज 1 2 3। फर्स्ट नेम एफ नेम में क्या दिया है? एफ नेम हमेशा पहला आर्गुमेंट कौन से प्लेस होल्डर पे जाएगा? 0 पे जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो एज की जगह आ रही है, एफ नेम। दूसरा आर्गुमेंट हमेशा 1 पे जाएगा और 1 कहाँ पे है? ये है, तो एफ एल नेम जो है वो सही आ रहा है। एल नेम की जो वैल्यू हमने दी है ये वाली एल नेम की वैल्यू सही आ रही है। बट एज जो हमने दिया 1 2 3 वो कहाँ जानी चाहिए? योर एज इज दिस। लेकिन तीसरा आर्गुमेंट है तो ये 0 1 2 2 प्लेस होल्डर पे जाएगा, तो वो यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट आउटपुट। ये बताओ किसको समझ में नहीं आया तो पूछो, नहीं तो फिर एक्नॉलेज करो। लेकिन सर जब हमने उसको प्लेस नहीं, यहाँ पे 1 2 नहीं लिखा था, तब उसने ये प्रिंट क्यों नहीं किया? योर फर्स्ट नेम ये तो प्रिंट कर सकता था ना वो, और नहीं ब्रैकेट करेगा तो ना। स्ट्रिंग में लेके कर नहीं सकता था, नहीं फिर नहीं वो नहीं क्यों नहीं नहीं किया? नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखो मैंने आपको बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपका एक स्टैटिक टेक्स्ट है, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है, ये तो रहेगा। ठीक है। लेकिन इसमें जो आएगा वो डायनामिक स्ट्रिंग है, दो अलग अलग टाइप है। टाइप तो स्ट्रिंग है लेकिन ये यूजर इनपुट है। अब इसको क्या पता, कंपाइलर तो ये समझता है कि जो पहला आर्गुमेंट है हमेशा प्लेस होल्डर 0 पे जाएगा। जब आप कोई प्लेस होल्डर दे ही नहीं रहे तो कंपाइलर को क्या पता, इल्हाम थोड़ी आएगा कि भाई ये वाला इधर जाए या इधर जाए या इधर जाए। आप तीनों को ब्लैंक कर दो। अगर मैं 0 हटा दूं, अगर मैं 0 हटा दूं तो अब यहाँ पर देखो कि क्या हमें आउटपुट मिलेगा। मैं यहाँ पे एफ नेम की जगह एफ नेम कर देता हूँ, एल नेम की जगह एल नेम कर देता हूँ, इसकी जगह 1 2 3 कर देता हूँ, लेकिन स्टिल ये एरर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। और यहाँ पर इसके एक्सेप्शन को देखो, एक्सेप्शन क्या कहेगा। मैं यहाँ पे व्यू डिटेल करता हूँ तो यहाँ पर एक्सेप्शन देखो, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट एरर दे रहा है, आपने फॉर्मेट आउटपुट यूज किया है लेकिन उसका फॉर्मेट ही गलत है। तीसरा, जब तक इसको प्लेस होल्डर नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं देगा। हाँ अलबत्ता मैं इसको इंप्लीमेंट करूं, मैंने 0 नहीं दिया लेकिन तीनों में कोई ना कोई प्लेस होल्डर दे दिया। अब इस 1 2 3 का मतलब ये है कि भाई 4 आर्गुमेंट, लेकिन यहाँ तो 3 है। तो मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखा देते हैं। एफ नेम की जगह एफ नेम आ गया, एल नेम की जगह एल नेम आ गया, एज की जगह 1 2 3 आ गया, बट स्टिल एरर। और अब यहाँ पे ये जो एरर देगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई 0 बेस प्लेस होल्डर चाहिए, इंडेक्स 0 मस्ट बी ग्रेटर देन द इक्वल टू 0। भाई आप यहाँ पर एफ नेम दे रहे हो तो एफ नेम के लिए पहले आर्गुमेंट पे इसने रोक दिया कि भाई एफ नेम के लिए हमेशा 0 एरर चाहिए पहले आर्गुमेंट के लिए। अब जो भी है एक्स वाई जेड जो भी आर्गुमेंट, लेकिन पहला आर्गुमेंट हमेशा प्लेस होल्डर कौन से में जाएगा? 0 में जाएगा। यहाँ तो 0 है ही नहीं, तो ये एल नेम के लिए कोई एतराज नहीं कर रहा, एल नेम 1 में चले जाएगा, एज इसमें चले जाएगा। लेकिन क्योंकि कंपाइलर है, कंपाइलर को तो पूरा प्रोग्राम सही चाहिए, तो ये रन टाइम एरर आ गया, एक्सेप्शन के कोड में तो कोई एरर नहीं था, बट आपकी एग्जीक्यूशन के टाइम जब कंपाइलर ने प्लेस होल्डर मांगा तो वहां प्लेस होल्डर मिसिंग था। ये मुझे बताएं किसको समझ में नहीं आई। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछें। सर ये जैसे एक हमने प्रिंट करवाना है आउटपुट पे, ब्रैकेट के अंदर 2 हो, ठीक है, गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर हम उस वक्त क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर 2 हो, ब्रैकेट भी प्रिंट करवाना है? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी तो हम वो वेरिएबल और वो डिक्लेयर करवा रहे हैं ना, मतलब वो आउटपुट में मैं चाह रहा हूँ मुझे वेरिएबल नहीं, कोई स्पेशल डिजिट चाहिए।
तो जो इनपुट करोगे वही तो आएगा। दरअसल आपकी आवाज भी लैग कर रही है ना, बीच बीच में से सवाल जो है ना थोड़ा कट रहा है। सर वो नेट का इशू है, सुबह से ही चल रहा है। हाँ, आवाज आपकी लैग कर जाती है ना, तो सवाल आधा समझ में आता है, आधा नहीं आता। दोबारा ट्राई करो, क्या पूछ रहे हो? मैं चैट बॉक्स में पूछ लेता हूँ। चलो सही है, मैसेज लिख दो। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बात हो गई फॉर्मेट आउटपुट की और कॉन्केटिनेशन। अगर इसी इंस्ट्रक्शन को आपने कॉन्केटिनेट करना है तो उसका तरीक़ेकार भी आपको इससे पहले बताया था कि कॉन्केटिनेट किस तरीके से करोगे, और ये फॉर्मेट आउटपुट है। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ और एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन। अब मुझे अपना नाम जो है वो, अब मुझे अपना नाम क्या करना है, डबल कोटेशन में, जैसे कि मेरे पास ये मेरा नाम है, ठीक है। अब जब मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरे पास ये आ रहा है, प्रिंट हो गए। अब मैं चाह रहा हूं मेरे पास जो है वो डबल कोटेशन में, जैसे ये जैसे एज इट इज कोड है ना, एज इट इज यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। अच्छा जी, सवाल क्या था फहद का कि सर व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट प्लेस होल्डर 2 ऑन स्क्रीन एग्जैक्टली इस तरीके से, एंड आई डोंट वांट वेरिएबल इन इट, हाउ आई विल प्रिंट। तो डायरेक्ट स्ट्रिंग में दे दो, उसको वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, आप स्ट्रिंग में दे दो डबल कोटेशन में, जो क्वेश्चन में आपको समझाऊं तो। अच्छा जी, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा नेम जो है वो डबल कोटेशन में आए इस तरीके से, तो मुझे यकीनन क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 2 डबल कोटेशन देनी पड़ेंगी, लेकिन ये तो एरर दे रहा है। क्यों भाई? सर क्योंकि तो लगानी पड़ेगी ना बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश ठीक है, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल लो। इन्वर्टेड कॉमास के साथ। मैं अगर यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में जाता हूँ और लैब नंबर 1 में हमने जो एक एड्रेस कॉपी पेस्ट किया था, सी ड्राइव में जाकर, विंडोज़ में जाकर डॉट नेट फ्रेमवर्क में जाकर, कौन सा फ्रेमवर्क 4.0, और इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी किया था, और मैं एज इट इज़ एड्रेस जो है वो यहाँ पर स्ट्रिंग में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये तो मुझे अभी भी एरर दे रहा है, ये प्रिंट क्यों नहीं होगा? कुछ तो कहानी चल रही है कि, यानी इससे ये समझ में आ रहा है हमें, इससे ये समझ में आ रहा है हमें कि भाई कुछ कीज ऐसी हैं कि जो जिनको प्रिंट करवाने के लिए कोई ना कोई हुज्जत करनी पड़ेगी। ऐसा ही है। चलो इससे पहले मैं आपको बिल्कुल। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबको ये चीज समझ में आती है कि भाई एक कैरेक्टर, मैंने एक वेरिएबल लिया ch इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने दे दिया a। ये बात सबको समझ में आती है कि कैरेक्टर टाइप में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आता है, मैं ए के साथ बी नहीं कर सकता, मैं ए के साथ डबल बी नहीं कर सकता। कैरेक्टर कंटेन ओनली वन कैरेक्टर, रिप्रेजेंट एज अ 16 बिट कोड यूनिट। तो अब कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल इंटीजर, या बल्कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस तरीके से करते हैं इंटीजर डॉट पार्स, ये तो इंस्ट्रक्शन सबको पता है ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ch, ठीक है, और इस तरीके से डॉट टू स्ट्रिंग। चलो ये इंस्ट्रक्शन भी नहीं, तो मैं यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करो कि इंटीजर लिखता हूँ और इसके बराबर में लिखता हूँ ch। अब ch में पता है आपको को कौन सा वेरिएबल है, कौन सी वैल्यू है, a, ठीक है। और कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं क्या कर रहा हूं कि a को कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। क्या आउटपुट आएगा जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा? a प्रिंट होना चाहिए। नहीं,
सर ए तो नहीं आ सकता ना टीचर में, हो सकता है ए का चलो कोड है। चलो अब बताओ, अब तो यही आएगा। अब ए आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं भाई, अब ए आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमने इसको दोबारा से उसी तरीके से कर दिया ये। अब ए नहीं आएगा, अब आएगा 65। ना तो कहीं 65 मैंने लिखा था ना कुछ। अब एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपका कोई भी हार्डवेयर हो, चाहे कोई एटीएम मशीन हो, आपको कुछ ना कोई की प्रेस करने का ऑप्शन देती है ना कि भाई प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आइदर यस और नो टू कंटिन्यू योर ट्रांजैक्शन, लाइक गेम में भी कोई ऑप्शन आते हैं ऐसे। यस सर। तो हर की के पीछे आपका सिस्टम, आपका हार्डवेयर, आपके ना तो ABCD जानता है, ना तो 1 2 3 जानता है। आपका कोई भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर, आपके हर कैरेक्टर, यानी वो कैरेक्टर कीबोर्ड के जिससे कुछ ना कुछ प्रिंट होता हो, या कीबोर्ड के हर की का कोई ना कोई आस्की कोड होता है जो कि ये प्रिंट कर रहा है। ये इस टाइम ए कैरेक्टर का आस्की कोड है 65, ठीक है। अगर मैं यहां पर बी लिखता हूं, स्मॉल कैपिटल बी, तो ये मुझे ए के बाद बी, ए का क्या था 65, बी का क्या था 66, इसी तरीके से ए से लेकर जेड तक के ऑनवर्ड्स 26 कैरेक्टर्स, तो ये उस सीक्वेंस में चलता जाएगा। लेकिन क्लास मैं अगर यहाँ पर ये लिखता हूँ ए, स्मॉल ए, तो ये भी तो ए है ना, इसका भी आंसर 65 आना चाहिए। लेकिन सर कोड में दूसरा आएगा, 65 नहीं ठीक है, आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास 65 इसका जो कैपिटल आस्की लिखा। कोड आएगा वो 97 है। अब 97 से फॉरवर्ड ऑनवर्ड्स 26 कैरेक्टर, ये तमाम सीरीज हो गई किसकी, स्मॉल अल्फाबेट की। तो क्लास याद रखिएगा कि आपका सिस्टम, आपकी मशीन, आपका हार्डवेयर हमेशा कीबोर्ड की हर की वैल्यू को नहीं जानता, उसके आस्की कोड को जानता है। कि अगर उसको आस्की कोड कोई मिलेगा तो वो आस्की कोड से डिसीजन लेगा कि आइदर कौन सा करेक्टर प्रिंट होने जा रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 की बात करूं, 1 दिखने में तो ये 1 है, बट इसका आस्की कोड कुछ और है, विच इज 49। ये बताओ, ये वाला फलसफा समझ में आ रहा है कि भाई हर यस सर। कीबोर्ड में यूज होने वाला हर कैरेक्टर एक अपना एक यूनिक आस्की कोड लेकर बैठा हुआ है। अब ये तो हमारे पास कुछ कीज ऐसी हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 9 तक के हो गई, ये कुछ कीज ऐसी हैं हमारे पास कि जिनके बकायदा स्पेसिफिक कोई ना कोई कीज हैं। मैं अगर यहाँ पर 19 की बात करूं तो भाई 19 जो है एक वैल्यू है। अब इसको अगर हम लोग आस्की कोड निकालने बैठेंगे तो इसका आस्की कोड अलग रीड हुआ है और इसका आस्की कोड एक अलग रीड हुआ है। 1 का क्या था 49, 9 का क्या था ये चेक कर लेते हैं। 9 का क्या होगा, यकीनन 57 होगा। तो अब अगर मैं 19 कोई मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड है, उस आस्की कोड को रीड करते हुए आपका सिस्टम जो है वो डिसीजन लेता है कि व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर शुड प्रिंट। इज इट क्लियर और नॉट। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं कि गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं की इनुमरेशंस। ठीक है, तो आप पहले लिंक पे चले जाओ, आपको एक बड़ी सी लिस्ट क्रिएट होगी। अब ये देखो, ए कैरेक्टर आस्की कोड क्या निकाला था, ए का, कैपिटल ए का 65 ही निकाला था ना। अब कीबोर्ड में एक बटन होता है ऐड का, एक बटन होता है ऑल्टर का, एप्लीकेशन का, फिर आगे बी की सीरीज। बी का आस्की कोड क्या निकाला था 66। इसी तरीके से बैक स्पेस, बैक का जो बटन होता है उसकी की कोई ना कोई वैल्यू होती है, बैक स्पेस, ब्राउजर बैक, ब्राउजर फेवरेट की। तो ये तमाम कीज की क्लास, हर की कोई ना कोई एक यूनिक वैल्यू है। कैंसिल बटन है, उसकी कैंसिल की जो है वो
की इनोवेशन वैल्यू क्या है, ये सी कैरेक्टर जो है वो उसका आस्की कोड क्या है, ये है। कैप्स लॉक हमारे कीबोर्ड में होता है, उसका आस्की कोड क्या है। आप कोई भी की दबा रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है, वो हमारी मशीन नहीं जानती। मशीन जो है वो हमारी क्या जानती है, उसका आस्की कोड, क्लियर, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल जो हमारे पास की होती है, उसका की इनोमिनेशन वैल्यू ये है, ठीक है। ये तमाम क्या है, ये की इनोमिनेशन वैल्यू होती हैं कि आपका सिस्टम जो है, आपका कीबोर्ड की जितनी भी कीज हैं। अब इसमें हमारे पास एफ की सीरीज में अगर हम लोग जाएंगे तो देखो F1, F10, F11, इन सब की कोई ना कोई यूनिक की है जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसमें से कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो की आपस में सेम हो। नो, ऑल कीज मस्ट कंटेन सेपरेट यूनिक की इनोमिनेशन वैल्यू। ये पॉइंट क्लियर है सबको? सर ब्राउजर बैक का कौन सा बटन है? यार जब हम लोग ब्राउजर ओपन करते हैं ना, तो ये एक विंडो खोली, उसके बाद दूसरा सेशन खोला, उसके बाद तीसरा सेशन खोला, फिर आप बैक का बटन जो दबाओगे ना, तो उस टाइम जो रीड होगा वो ब्राउजर बैक की इनोमिनेशन वैल्यू रीड होगी। सर कीबोर्ड पे कौन सा बटन है? बैक स्पेस का। सर ब्राउजर बैक का बैक स्पेस तो नॉर्मल है, लेकिन वो ब्राउजर बैक नहीं नहीं करता। देखो, अगर मैं यहाँ पर किसी और उसमें जाऊं, बैक स्पेस ही यूज होता है ना ब्राउजर बैक के लिए भी ठीक है, कभी कभी। या कोई और हमारे देखो, हमारे अगर मैं अपने डेल की बात करूं, तो मेरे पास कुछ कीज को चलाने के लिए एक रेड कलर का बटन होता है, सही है। उसको प्रेस करके कोई की दबाऊं तो वो कोई और काम करेगी। तो ये डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि भाई आपके कीबोर्ड का क्या डिज़ाइन है। तो ये तमाम फंक्शनलिटी डिफाइन है यहाँ पर उन सब की। अब यकीनन ब्राउजर बैक का हो अच्छा। सकता है किसी के पास प्रॉपर कीबोर्ड कीवर्ड हो, या हो सकता है शिफ्ट के साथ वो काम करता हो। अगर आप ब्राउजर बैक करोगे, शिफ्ट दबा के बैक करो, तो हो सकता है वो ब्राउजर बैक हो। या मेरे पास FN के नाम से एक की होती है जो रेड कलर से प्रिंट हुआ होता है उस पर, मैं वो प्रेस करके कोई बटन दबाऊं तो हो सकता है वो वर्क करे। तो इट डिपेंड अपॉन द डिजाइन ऑफ द कीबोर्ड। बट कहने का मकसद यह है फंक्शनलिटी का, जो की नोमिनेशन वैल्यू है वो एक दूसरे से यूनिक है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक के हमारे ठीक है। पास बात हो गई थी। अब हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन में कुछ कीज ऐसी हैं, कुछ प्रिंट करवाने के लिए हमें कुछ करेक्टर ऐसे यूज करने पड़ते हैं कि जिससे एक डिजायर हमें आउटपुट मिले। कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग बनाने के लिए डबल कोटेशन में लिखो, बट ये तो सिर्फ सादा सा ABC प्रिंट होगा। लेकिन अगर मुझे ABC को ही डबल कोटेशन में प्रिंट करवाना हो, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसके अंदर डबल कोटेशन लगाऊं, इसके अंदर डबल कोटेशन लगाऊं, बट इट इज नॉट वर्क। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जो मुझे पता है कि मैं अगर एक स्लैश लगाऊं इधर, ठीक है, और एक स्लैश लगाऊं इधर, तो अब मुझे जो है वो कोई एरर नहीं देगा। और अब जो मेरा डिजायर आउटपुट आएगा वो ये आएगा। यही चाह रहा था ना मैं। तो लेकिन इसके लिए मुझे ये वाला काम क्या करना पड़ा कि ये स्लैश का क्या मतलब है, ये मिलकर बना है एक स्केप सीक्वेंस। क्या बना है? ये एक स्केप सीक्वेंस है। इसी तरीके से अगर मैं अपनी कंसोल स्क्रीन पे सिंगल बैक स्पेस अगर प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, ये मुझे प्रिंट करवाना है, जो कि मैंने अभी पाथ कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, ये वाला। तो यहां पर देखो एरर आ रहा था। लेकिन अगर मुझे इसी एड्रेस को इसी तरीके से प्रिंट करवाना है, तो जहां जहां सिंगल बैक स्पेस है वहां पर मुझे डबल बैक स्पेस देने पड़ेंगे। तो ये एरर मेरे पास रिमूव हो जाएगा। और सब जगह अब आप देखो कोड में मेरे पास डबल बैक स्लैश है, लेकिन ये जो प्रिंट होगा मुझे, ये पूरा एड्रेस ये सिंगल बैक स्पेस से प्रिंट होगा कोड में। आप देखो तो इसका मतलब यकीनन इसका कोई ना कोई कहानी तो है। इसको कहते हैं स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन सुन लो। स्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि स्केप सीक्वेंस आर विजिबल इन कोड, बट सॉरी मैं उल्टा बोल गया। स्केप सीक्वेंस आपके कोड में तो विजिबल होते हैं, लेकिन
आपकी इम्प्लीमेंटेशन में इनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी जरूर होती है। अब देखो ये एक एस्केप सीक्वेंस है, अगर मुझे सिंपल एक बैक स्लैश प्रिंट करवाना पड़ता तो मुझे इससे पहले एक एस्केप सीक्वेंस देना पड़ता। अब ये मुझे प्रिंट करवा के देगा एक सिंगल बैक स्पेस, लेकिन अब कोड में मेरे ये दो मेंशन है, ये मेंशन है, बट इसका काम, इसकी फंक्शनैलिटी तो है कि इसको प्रिंट करवाना, बट ये विजिबल नहीं है। तो एस्केप सीक्वेंस की विजिबिलिटी आपके रिजल्ट में नहीं होती, बट इसकी फंक्शनैलिटी और इसकी विजिबिलिटी आपके कोड में जरूर होती है। तो हमारे पास जो है वो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है लैब नंबर 3 का, वो क्या आता है, एस्केप सीक्वेंस का। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एस्केप सीक्वेंस, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक एस्केप सीक्वेंस होता है स्लैश एन। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ अफान और यहाँ पर स्लैश एन लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ अहमद, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान ये लाइन ब्रेक कर देगा। सर एक अब नई देखो, लाइन हो जाएगी, हाँ, अफान ऊपर होगा, अहमद यहाँ नीचे से होगा। लेकर स्पेस आया, फिर लाइन ब्रेक करी, फिर एक और स्पेस आया और नेक्स्ट लाइन में इसने अहमद को लिख दिया। तो अब देखो मेरे कोड में क्या है, विजिबल है, लेकिन मेरे आउटपुट में ये कहीं स्लैश एन विजिबल नहीं है। लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसका लाइन ब्रेक करना, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर मैं स्लैश एन की जगह स्लैश आर लिख दूं, ये भी एक एस्केप सीक्वेंस है। तो ये क्या करेगा, इसका भी आउटपुट चेक कर लो। इसको कहते हैं कैरियज रिटर्न। स्लैश आर को क्या कहते हैं, कैरियज रिटर्न, कि आप कैरियज रिटर्न से पहले जो भी कैरेक्टर है वो हाइड हो जाएगा। आपके कोड में तो है, लेकिन आउटपुट में मेंशन नहीं होगा, हिडन हो जाएगा। इसका काम ये होता है एस्केप सीक्वेंस। तो ये एस्केप सीक्वेंस हम एज पर रिक्वायरमेंट लगाते हैं। अगर हम अपने मैनुअल के अकॉर्डिंग चलें तो मैनुअल में देयर आर मैनी टाइप ऑफ एस्केप सीक्वेंस, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है जनाब, तो हमारी लैब नंबर 3 में क्या काम था, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एंड स्ट्रिंग लिटरल्स हमारे पास टाइटल था। कॉन्केटिनेशन के कॉन्सेप्ट सबको समझ में आता है, प्लस आप अपने वेरिएबल को प्लस करके लिख रहे हो, ठीक है, कॉन्केटिनेट कर रहे हो। ये इसकी एग्जाम्पल है, ये चाहो तो देख लेना। फॉर्मेट आउटपुट हमने देखा, फॉर्मेट आउटपुट क्या होता है भाई, ये प्लेस होल्डर, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास आई एस्केप सीक्वेंस की, कि भाई एस्केप सीक्वेंस क्या था। एस्केप सीक्वेंस हमारे पास ये होता है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ एस्केप सीक्वेंस। अगर सिंगल कोटेशन प्रिंट करना है तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ वर्जन्स में जो है वो नहीं होता। कुछ सी शार्प के फ्रेमवर्क्स में डायरेक्ट जो है वो नहीं होता, कि जैसे इस वर्जन में मेरा नाम सिंगल कोटेशन में तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ फ्रेमवर्क जो है वो सपोर्ट ना करते हो, तो वहां पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस तरीके से स्लैश लगा के और इसके बाद भी स्लैश लगाकर आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो तब भी ये सेम आउटपुट मुझे देगा, ठीक है जनाब। इसी तरीके से दूसरा एस्केप सीक्वेंस जो हमने इंप्लीमेंट किया डबल कोटेशन प्रिंट करवाने के लिए, तीसरा क्या है हमारे पास, बैक स्लैश प्रिंट करवाने के लिए आपको डबल बैक स्लैश देना पड़ेगा, तो वो एक बैक स्लैश प्रिंट करवाएगा। अगर आपको कोई नल वैल्यू देनी है तो नल वैल्यू यानी एम्प्टी स्ट्रिंग रखना है तो आपको /0 देना पड़ेगा। इसी तरीके से अलर्ट क्या काम करता है देख लेते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए कर देता हूँ, सर एक बीप क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाँ बीप क्रिएट हो जाएगी। इसी एक तरीके से, क्रिएट हो जाएगी। हाँ इसी तरीके से यहाँ पर ये काम करते हैं, ठीक है। तो भाई बिल्कुल सही बताया आपने, यही काम कर रहा है। इसी तरीके से बैक स्पेस, अब फॉर एग्जांपल ये बैक स्पेस मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरीके से, ये मैंने सिंगल कोटेशन और अपने नाम के दरमियान मैंने /b लगा दिया,
क्या आउटपुट प्रेडिक्ट करते हो? अब ये मेरा नाम का एक एफ को मिटा देगा, और कौन से एफ को मिटाएगा हमें नहीं पता, ये आपको खुद डिसाइड करना है। बैक स्लैश क्या काम करता है, किसी भी कैरेक्टर के बराबर में बैक स्लैश दबाओ तो उसके राइट हैंड साइड वाला, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला कैरेक्टर रिमूव हो जाता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा ये वाला जो एफ है ये इसको रिमूव कर देगा और प्रिंट करवा के देगा सैयद के बाद स्पेस, फिर ए के बाद ये वाला एफ, ये वाला एफ और बाकी पूरा स्ट्रिंग। तो ये मेरा डिजायर आउटपुट होना चाहिए और इट शुड बी। ठीक है भाई, तो इसने मेरा ये वाले एफ को मिटा दिया। तो बैक स्लैश जो है वो ये वाला काम कर रहा है। इसी तरीके से स्लैश एफ फॉर्म फीड स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए स्लैश आर हमने इम्प्लीमेंट किया। कैरेज रिटर्न स्लैश टी क्या काम क्या करेगा कि अगर भाई मैं अगर अपने जो है वो नाम के दरमियान स्लैश टी लगा दूं और इधर भी मैं यहाँ पर स्लैश टी लगा दूं, तो ये क्या करेगा कि ये सैयद के बाद स्लैश टी क्या काम करेगा कि भाई 8 कैरेक्टर का स्पेस दे देगा। सही है, 8 कैरेक्टर का क्या दे देगा, स्पेस दे देगा। इसी तरीके से ये भी मुझे 8 कैरेक्टर का स्पेस दे देगा, तो आउटपुट शुड बी दिस। ठीक है, अब स्केप सीक्वेंस में मैं अपने टास्क क्या अचीव कर सकता हूँ, स्केप सीक्वेंस से मैं अपने टास्क क्या अचीव कर सकता हूँ जो आप लोगों ने भी करना है। ठीक है, अभी जो है आप लोग यहाँ पर ब्रेक ले लो नमाज का, 2:50 हो गए, 1:50 हो गए, और मिलते हैं हम अपने 2:15 बजे। फिर उसके बाद स्केप सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म कर लेंगे, देन फिर टाटा बाय बाय। हमारी लैब जो है वो आखिरी टॉपिक इसका स्केप सीक्वेंस है, फिर हमारे पास जो है ये टास्क शुरू हो जाएंगे। कंटिन्यू कब करेंगे क्लास? 2:15 बजे मिलते हैं फिर।